हेलो बच्चों। तो जो अभी एडवांस का पेपर हुआ था उसमें मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस के एनालिसिस है। तो ओवरऑल पेपर देखिए हम, तो जैसा पेपर एडवांस से एक्सपेक्टेड था वैसा ही पेपर आया। मतलब कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन मुश्किल है जिनको एग्जामिनेशन में नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन मीडियम है जिसमें आपको पहले ही देखकर नहीं पता चलेगा कि यार आसान क्वेश्चन है या नहीं है। आपको करने के बाद रास्ता खुलता हुआ दिखेगा। तो जब तक आप उसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप रियलाइज़ नहीं कर पाओगे कि क्या मुझे इसको करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, और करने के दौरान जैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में तो आपको हेडवे मिलता ही नहीं है, तो थोड़ी देर बाद दिख जाता है भाई ये करने की में पॉइंट नहीं है। मीडियम क्वेश्चन है, मीडियम क्वेश्चन किसको होता है कि आपको एकदम से हेडवे नहीं दिख रहा, थोड़ा टाइम लगा रहे हो, थोड़ा टाइम लगा रहे हो और लग रहा है कि क्रैक हो जाएगा लेकिन क्रैक हो नहीं रहा है। तो फीलिंग आ रही है कि हाँ देखा हुआ तो है लेकिन एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा है। वहां फिर मन में आता है कि यार इसको छोड़कर आगे बढ़ा जाए या थोड़ा और स्टिक करके हम और सोचें इसको और डेप्थ में जाके सोचें। अब मीन्स का पेपर होता है जहाँ वहाँ क्लियर होता है कि अगर आइडिया दिख रहा है तो करो, नहीं दिख रहा तो चलो बाद में देखेंगे इसको। ये एडवांस के एग्जाम में अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाओगे कि हम जो समझ में आएगा वही करेंगे, जो नहीं समझ में आएगा उसको नहीं करेंगे, बिना टाइम इन्वेस्ट किए हुए, तो आप मुश्किल से 2 3 4 क्वेश्चन ही कर पाएंगे हर पेपर में। इसीलिए आपको क्वेश्चंस में रुक के थोड़ा तो डिसाइड करना ही पड़ता है। इसी वजह से एडवांस का पेपर इतना हाई स्कोरिंग नहीं होता है, क्योंकि आपका डिसीजन कई बार गलत हो जाता है। आपको लगता है कि मीडियम था लेकिन था वो डिफिकल्ट। और इसकी जो प्रैक्टिस है वो 1 2 दिन में नहीं होती है, वो बहुत लंबे टाइम तक क्वेश्चंस करते करते, वो रिवाइज करते करते और मॉक टेस्ट से होती है, जो आप जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ वहाँ ये सब काम कर ही रहे होगे। तो हम इस साल के पेपर पर आते हैं। तो इस साल के पेपर में अगर हम पेपर 1 की बात करें पहले, तो पेपर 1 में काउंट देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें मैं स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन तो था ही नहीं, एक ही क्वेश्चन था इसमें, वो सर्कल का था। और सर्कल भी सीधा नहीं आ रहा था, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़ा लगा के, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत नॉमिनल सा कॉम्प्लेक्स नंबर था तो हम सर्कल में उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। और बहुत इजी क्वेश्चन था वो। कैलकुलस, कैलकुलस में मैं फंक्शंस, अब फंक्शंस ना बहुत टाइप से अलग अलग फंक्शंस होते हैं। मैं फंक्शंस को उस पर रखता हूँ जिसमें मॉड, लॉग, इस सबको जो एक्सपैंड कर सकते हो ना आप, उनको रखा है मैंने इसमें। और जी ऑफ एफ, एफ ओ जी, उसको भी कैलकुलस का ही पार्ट रखा है। जो सेट्स वाले पार्ट है इसमें पीएनसी लग जाता है कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव फंक्शंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, उसको मैंने इसमें नहीं रखा, उसको मैंने अलजेब्रा में रखा है। तो कैलकुलस में किसको किसको रखा है, फंक्शंस का वाला पार्ट, फिर आपका डिफरेंशियल कैलकुलस हो गया, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी वाला पार्ट, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हो गया, फिर इंटीग्रल कैलकुलस पूरा हो गया और डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, इसको मैंने कैलकुलस में रखा है। तो बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्वेश्चन नहीं आया है, और वो सेंसिबल भी है, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के जो चीज़ें हैं, जो उसके आंसर्स हैं, उससे अलग अलग आंसर्स बन जाते हैं। तो एग्जामिनर जज नहीं कर पाएगा कि आपने सही आंसर निकाला भी था या नहीं निकाला था। क्यों ऐसा होता है? आर्बिट्री कांस्टेंट की वजह से, आप सभी को पता ही है। तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड थे अच्छे खासे, लिमिट्स के भी क्वेश्चन थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन था, मैथ्स द फॉलोइंग था एक बड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, फिर इंटीग्रल कैलकुलस अपना तो था ही था, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन भी था। और मिक्स्ड बैग है, जो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ वो डिफरेंशियल इक्वेशन का है, और बाद में जाकर उसमें लिमिट भी सॉल्व कराई है, तो उसको मैं डिफिकल्ट क्लासीफाई कर रहा हूँ उस क्वेश्चन को जिसमें लिमिट्स भी सॉल्व कराई है बाद में, और शुरू में डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक ठाक ही पूछी गई है, उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने में थोड़ी हालत खराब हो जाती है। बाकी एक मीडियम था, एक इजी था सॉरी, और 4 मीडियम क्वेश्चंस थे कैलकुलस में। ठीक है, तो जो इजी क्वेश्चन था वो लिमिट्स वाला ही था, बाकी सब 4 मीडियम क्वेश्चंस थे। मीडियम में वही समझो, मीडियम आपको देख के एकदम से नहीं दिखेगा कि यार ये हो जाएगा, हाँ थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तब रियलाइज होगा। डिफिकल्ट में किसको बोल रहा हूँ कि साइजेबल नंबर ऑफ टाइम, साइजेबल क्वांटिटी ऑफ टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको हेडविन नहीं मिलेगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो बच्चा अवॉइड करना सीख जाएगा ना, वो एग्जामिनेशन बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि देखो टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन इस पेपर में 3 ही है। तो अगर आप 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन में टाइम लगाते ही नहीं, सोचो कुछ ऐसी क्या ऐसा एप्टीट्यूड डेवलप हो गया। ऑफ कोर्स ये वीडियोस ज़्यादा यूजफुल होगी उन बच्चों के लिए जो अगले साल एग्जाम देने जा रहे हैं। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं वो देख सकते हैं बिल्कुल, जैसे क्या क्या उन्होंने गलतियां की उसको देख उससे वो आइडिया लगा सकते हैं। बट जो बच्चे 2026 में एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो पर्टिकुलरली बहुत यूजफुल है, जिसमें उनको समझ में आएगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन अवॉइड करने से ना बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। तो इन 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आपने बस कुछ सेकंड लगाया और आपने जज कर लिया भाई ये डिफिकल्ट है, तो 13 क्वेश्चन में टाइम लगाओगे ना, 12 कन्वर्ट कर देते, 75% स्कोर, बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। बहुत अच्छा स्कोर मैथ में 75% स्कोर हो जाता। 10 11 भी कन्वर्ट कर देते तब भी हो जाता। खैर इस पे आएंगे, पहले हम इसके एनालिसिस देख लेते हैं। वेक्टर थ्री डी स्ट्रेट फॉरवर्ड नाम है। 3 क्वेश्चन आए थे वेक्टर थ्री डी के, एक इजी और 2 मीडियम थे। इजी था 3D वाला, सिंपल सा फोटो परपेंडिकुलर वगैरह निकाला, जो कि
मेंस लेवल पे भी बच्चा कर ही लेता है। हाँ, स्पीकिंग ऑफ मेंस लेवल, एक चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है एक चीज़, कि जो एडवांस के सिलेबस में जो वैसी चीज़ें जो मेंस में नहीं हैं, उसके क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। प्लेन हो या टैंजेंट नॉर्मल हो, से क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, जिन लोगों का एडवांस का एग्ज़ाम सीरियसली देना है ना, वो सिलेबस मत खेलो। आप पूरा सिलेबस करो, एडवांस का सिलेबस करो मेंस के एग्ज़ाम के लिए भी, क्योंकि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि जनवरी तक आप मेंस के सिलेबस से खेलते रहोगे और अचानक से ऐसी कोई दिव्य शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, जो एडवांस का सिलेबस एकदम से आप निकाल दोगे। खासकर जब आपके बोर्ड के प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, बोर्ड का एग्ज़ाम चल रहा होगा, सेकंड मेंस आने वाला होगा और दुनिया भर की चीज़ें तो होती है करने के लिए। तो उस एनवायरनमेंट में आप ये उम्मीद मत करना कि एडवांस का सिलेबस उस समय कर लोगे। करना है तो अभी करो, नहीं तो समझदार ही हो। ठीक है? खैर, तो ये वीडियो एडवांस के लिए तो हम ऐसी बातें कर सकते हैं थोड़ी बहुत। तो वेक्टर 3D में एक ईज़ी 2 मीडियम थे। अलजेब्रा किसको बोल रहे हैं हमें? अलजेब्रा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज़, क्वाड्रेटिक, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, बायनोमियल थ्योरम, ये सब अलजेब्रा का पार्ट है। अलजेब्रा थोड़ा-सा मुश्किल ही होता है। अलजेब्रा में 2 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे। एक तो मैट्रिसेस का डिफिकल्ट क्वेश्चन था, राइट? बाकी आप पूरी एग्जैक्ट क्वेश्चंस की क्वेश्चन एनालिसिस के लिए हमारी अलग सी वीडियोस हैं, उनको तो आप देख ही सकते हो। हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको वहाँ आइडिया मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ देख लेते हैं। अलजेब्रा के 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें से एक ईज़ी था, 2 मीडियम और 2 डिफिकल्ट। स्टैट्स का एक ही क्वेश्चन था, मैथ द फॉलोइंग में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था। टाइम थोड़ा बहुत लगेगा बट इतना कुछ खास नहीं, एक क्वेश्चन था ईज़ी। तो अब इस पेपर में सोचो कि ये 5 क्वेश्चन जो ईज़ी हैं, ये 5 तो एकदम आपसे जल्दी हो जाएंगे। ये बाकी 3 डिफिकल्ट क्वेश्चन अवॉइड करने थे और 8 जो मीडियम है ना, वो रैंक का गेम खेलते हैं। 5 ईज़ी क्वेश्चन तो करने ही करने, 5 ईज़ी क्वेश्चन नहीं करोगे तो मेरिट लिस्ट में फिर तो मुश्किल है नंबर आना। जो 8 मीडियम है ना, 8 मीडियम, उनमें से अगर आपने आठों मीडियम कर दिया तो एकदम अपर स्ट्रेटा में पहुंच जाएंगे। मतलब मैथ्स के हिसाब से मतलब सोचो कि 100 रैंक के आसपास में पहुंच जाओगे आप। अगर उन आठों क्वेश्चन सोचो, तीनों डिफिकल्ट क्वेश्चन को अवॉइड करने के बाद भी, समझ रहे हो आप? तीनों डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अवॉइड करने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 रैंक के वाले जोन में पहुंच जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन को अवॉइड करने के बाद भी, अगर आप आठों मीडियम कन्वर्ट कर देते हैं तो। और उसमें से थोड़ा बहुत एक दो मीडियम छूटेगा भी तो भी 1000 के आसपास की रैंक का लेवल तो हमारा रहेगा, राइट? तो समझिए इस बात को कि एग्जाम में ना ये समझ रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है। और ये कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करोगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट होगी, उनके एनालिसिस करोगे, तो आपको आदत बन जाएगी, आपके सबकॉन्शियस में बात चली जाएगी कि यार ये क्वेश्चन ना नहीं करना चाहिए एग्जाम में। वो कोई बोल के नहीं सिखा सकता आपको, वो अपने ही ऑर्गेनिकली ही डेवलप होगा टाइम के साथ, एफर्ट के साथ। ठीक है? तो ओवरऑल देखा जाए तो 5 इजी क्वेश्चंस हैं, 3 डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और 8 मीडियम क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चंस टोटल में। ठीक है? और अच्छा स्प्रेड है। ट्रिगो का इसमें नहीं, ट्रिगो का अगले पेपर में क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ट्रिगो का इस पे नहीं, ऑलमोस्ट हर टॉपिक को टच किया है। आईसी1 का क्वेश्चन नहीं, जो कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था। ठीक है? बाकी अब टॉपिक वाइज देखेंगे तो टॉपिक्स प्रोमिनेंट है, जैसे कि सर्कल में स्टैंडर्ड सर्कल का क्वेश्चन है, डी जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है उसमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा का क्वेश्चन है, लिमिट्स में एलएच रूल लगाना है, प्लस एक्सपेंशन वाला भी क्वेश्चन है, राइट? प्रोबेबिलिटी में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, वेन डायग्राम वगैरह की अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट है। पीएनसी तो अपना है ही है, वही डिफिकल्ट क्वेश्चन है पीएनसी का अलजेब्रा में। अलजेब्रा में एक दो डिफिकल्ट में से एक पीएनसी का है और एक डिटर्मिनेंट्स का है। डिटर्मिनेंट वाले में भी पीएनसी इन्वॉल्व है, तो पीएनसी जैसा डिफिकल्ट दिखता है, वो डिफिकल्टी दिखी है वहाँ एग्जाम में भी। ठीक है? तो ब्रॉडली हर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं। डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक याद है पीएनसी में, थोड़ा डेटेड सा टॉपिक होता है, वो भी इन्वॉल्व है क्वेश्चंस में। तो मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना पड़ेगा, हर कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा अगर एडवांस आप 1000 के अंदर रैंक चाहते हो तो। पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 में आप देख सकते हो, उसमें स्टैट्स नहीं पूछा, ट्रिगो पूछ लिया है। ठीक है? सेट्स नहीं पूछा, क्या सेट्स पूछा है, सेट्स को मैंने अलजेब्रा में रखा है। सेट्स में ना सेट्स प्योर सेट्स का नहीं, पीएनसी घुसा दिया उसमें, तो मैंने अलजेब्रा में रखा था इधर पेपर 1 में। पेपर 2 पे आएगी। पेपर 2 में ट्रिगो के 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक इनवर्स ट्रिगो का है और एक नॉर्मल 11th वाले ट्रिगो का है। बाकी आप देख ही सकते हो काउंट, कोऑर्डिनेट के 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें कम से कम कोनिक सेक्शन पूछा है। पिछले वाले में कोनिक सेक्शन नहीं था, इसमें कोनिक सेक्शंस पूछा है। स्ट्रेट लाइन उसी में मिल गया, अलग से स्ट्रेट लाइन का नहीं पूछा इस बार उन्होंने। 2 इजी, 1 डिफिकल्ट। कैलकुलस फिर इसमें भी 6 क्वेश्चन पूछा कैलकुलस के, 2 इजी, 2 मीडियम, 2 डिफिकल्ट। वेक्टर 3D का एक ही क्वेश्चन पूछा, आसान सा पूछ लिया वेक्टर 3D, उसमें 3 पूछ ही चुके थे। अलजेब्रा के 4 क्वेश्चंस पूछे, 3 इजी, 1 डिफिकल्ट। और ट्रिको उसमें नहीं पूछा था, तो 2 पूछा और दोनों मीडियम क्वेश्चंस हैं, एकदम इजी नहीं है बट थोड़ा एफर्ट डाल के हो जाएगा। तो अब इसमें काउंट आप देखोगे तो देखो इसमें इजी का काउंट थोड़ा ज़्यादा है, 4 8 क्वेश्चन इजी है। तो पेपर 2, जबकि काफ़ी लोगों का रिएक्शन था कि सर पेपर 2 तो ज़्यादा डिफिकल्ट है भाई, क्योंकि आप थक चुके थे ना। जनरली बच्चे मैथ्स आखिरी में करते हैं,
तो आप 6th आवर में, छठे घंटे में कर रहे हो ये पेपर, तब भी 8 इजी क्वेश्चन रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगले साल के जो बच्चे एग्जाम में अपियर होंगे उनके लिए, कि अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखना है कि अगर छठे घंटे में भी कोई आसान सा सेगमेंट आ गया ना, उसको फोड़ देना है भाई, वो कवर अप करें, क्योंकि हमें नहीं पता ना कौन सा वाला सेगमेंट आसान है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का। जनरली तो मैथ्स को बाद में करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन ना हो तो पैनिक क्रिएट हो जाए, है ना। मैक्सिमम बच्चे तो यही करते हैं। तो छठे घंटे में आप कर रहे हो और 8 आसान क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, और मोर ओवर ये क्वेश्चन आखिरी में थे, ये क्वेश्चन बाद में थे, बाद वाले क्वेश्चन ज़्यादा आसान थे। तो आखिरी में आके जब मान लो आधा घंटा बचा है आपके एग्जाम का, 35 मिनट बचा है, तब आपको आसान क्वेश्चन मिल रहे हैं और इतने थक चुके हो, इतने एग्जॉस्ट हो चुके हो कि आपको आसान क्वेश्चन आसान लग नहीं रहे। तो अपने माइंड को इतना स्ट्रांग करना है, रखना है कि वो आसान क्वेश्चन हमें आसान लगे जब हम उस टाइम तक आ जाए तब भी। प्लीज अगर ये कर लेते हैं ना, देखो 8 इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट काउंट इसमें भी 3 है एकदम, सॉरी डिफिकल्ट काउंट इसमें 4 है, डिफिकल्ट काउंट 4 है, 8 4 12, और इसमें मीडियम का काउंट बॉर्डर लाइन वाले केसेस कम है, इसमें 4 ही मीडियम क्वेश्चन है। तो इसमें आप सोचो डिफिकल्ट अवॉइड भी कर दो, हटा दो, चारों डिफिकल्ट हटा दो, 8 इजी और 4 मीडियम, 12 क्वेश्चन कन्वर्ट कर दो, एकदम वही 100 के अंदर वाली रैंक का स्कोर है। मान लो इसमें पेपर में आप 8 इजी कर, इजी तो देखो करना ही पड़ता है, इजी छोड़ोगे फिर तो मुश्किल है रैंक लाना, इजी तो करना ही पड़ता है। 8 इजी कर लोगे और 4 मीडियम में 2 मीडियम भी कर लोगे तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। मतलब ऑल इन ऑल पॉजिटिव आउटलुक ही है। आप जो बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा है ना, उसको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस वही आएंगे जो वो पढ़ रहा है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बस उनको कन्वर्ट कर देना है। इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना ज़रूरी है ताकि सब कुछ चीज़ें मेमोरी में रहें और आए तो सही टाइम पे हम उसको लिख दें। हाँ, एक और बात है, ये कैलकुलेशंस काफ़ी क्वेश्चंस में थी, और जैसा कि बाकी लोग बता रहे हैं कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी कैलकुलेशन थी, तो बच्चा वहाँ तक आते आते मैथ्स के लिए थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया, टाइम भी कम बचा, तो इसलिए थोड़ा और उसको फील हुआ मैथ्स में कैलकुलेशन का पार्ट। मैथ्स में काफ़ी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन थी, खासकर पेपर 2 की शुरुआत वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, मेडिसिस वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थी, तो उससे आपको गुजरना पड़ेगा। खैर, आप सभी मेन से अपेयर हो गया, मेन से तो कैलकुलेशन भर भर के रहती है, तो इसकी ये कोई बहुत न्यू बात नहीं है आपके लिए कैलकुलेशन डील करना, और उसको सही करना, एक्यूरेटली करने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए, जो तो आप करते ही रहते हो। ठीक है बच्चों, अब एक बात कर ले 11th 12th का डिस्ट्रीब्यूशन। 11th के 11 क्वेश्चंस थे और 12th के 21 क्वेश्चंस थे। हाँ, ऑफ कोर्स 12th के क्वेश्चंस में 11th का थोड़ा सा आइडिया इस्तेमाल हो जाता है, जैसे कि पेपर 1 में एक फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, फिर आगे जाके सीक्वेंस सीरीज का जीपी उसमें पूछ लिया उन्होंने, है ना, तो उसको किस में क्लासीफाई किया जाए, तो वो चीज़ एम्बिग्यूटी है। तो 11th की चीज़ें इन्वॉल्व है 12th के क्वेश्चन में भी, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक चैप्टर का नाम लेना पड़ेगा तो 12th का ही नाम आ रहा है उसमें। तो देखो आप से देख सकते हो, तो इस साल कुछ ज़्यादा ही उन्होंने डिबेट कर दिया, जनरली वो बराबर बराबर रखने की कोशिश करते हैं, बट इस साल करीब 21 क्वेश्चन, मतलब कितना हो गया 60%, 36 का 60% यही हो गया, 22.16 21.6 होता है ना, 36 32 का, सॉरी 32 का नॉट 36, 32 का, ये तो मतलब पूरा ही आपका 230 से हल्का से ही कम हुआ, 60% करीब मान लो 60% ही हो गया, तो 60% से भी ज़्यादा पेपर 12th का है। ठीक है, देख रहे हो। तो अब इससे क्या क्या लर्न पॉइंट मिलता है, एक ये बात 11th के बच्चों के लिए, जो बच्चे भी 11th में जब पढ़ते हो, एक के बाद एक लाइन के बाद आपको टॉपिक्स मिलते हैं क्या, सीक्वेंस सीरीज शुरू हो जाता है, फिर परमुटेशन, बायनोमियल, कॉम्प्लेक्स नंबर, और ट्रिगो, ट्रिगो कैसे भूल गए भाई, ट्रिगो सीक्वेंस सीरीज, ट्रिगो सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स पीएनसी, बायनोमियल, सो एक लाइन के बाद आते हैं, बच्चे की हालत खराब हो जाती है कि भाई ये क्या है, तो पढ़ के भी समझ में तो आ रहा है क्लास में, लेकिन खुद से क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो आप समझिए इस बात को कि ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट 12th है और 11th का कोऑर्डिनेट वाला पार्ट है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो 12th के बोर्ड के लोगों ने उन्हें जानबूझ के ऐसा डिजाइन करके रखा है कि जो स्कोरिंग पोर्शन है वो बाद में, ताकि बच्चे के बोर्ड में नंबर आ जाए। 11th में तो स्कूल का इंटरनल एग्जाम होता है, वो इतना आगे के लिए मैटर नहीं करता, बट बोर्ड में नंबर आएंगे तो बच्चे के लिए कॉन्फिडेंस हाई रहता है आगे की लाइफ के लिए, इसीलिए स्कोरिंग पार्ट्स उन्होंने 12th में कर रखा है। तो 11th के टीचर्स को मेरे ख्याल से ये अच्छे से बच्चों को बता देना चाहिए कि यार ये जो डिफिकल्टी आपको महसूस हो रही है ना, ये इंटेंडेड है, जानबूझ के ऐसा किया हुआ है, लेकिन आगे बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, आगे स्कोरिंग चीज़ें भी हैं। मैथ्स में भी स्कोर आपका इंप्रूव होगा, कोऑर्डिनेट ऑनवर्ड्स स्कोर इंप्रूव होगा, और 12th में तो स्कोर इंप्रूव रहेगा ही रहेगा। बस थोड़ी हिम्मत रखो, जितना बेस्ट कर सकते हो करो, क्योंकि बच्चा 10th से आता है, इतना मैच्योर नहीं होता, एकदम एक के बाद एक इतनी मुश्किल चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, तो थोड़ा परेशान हो जाता है। तो मैं 11th वाले बच्चों से पर्टिकुलरली कहता हूँ, और टीचर से भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों को हैंड होल्ड करें, उन बच्चों को समझाएं कि यही नहीं है, यही चीज़ आपको हमेशा देखने को नहीं मिलेगी, इससे बेटर चीज़ें होती चली जाएंगी। जस्ट स्टे पुट, कोशिश करो जितनी
जितनी श्रद्धा से तैयारी कर सकते हो करो, आगे चीज़ें बेटर ही होंगी। और देखो 12th के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे भी इन्होंने, ठीक है। तो अब इस पेपर में किसी को अगर 50% टाइप का ही टारगेट था इन दोनों पेपर मिला के, तो बहुत तो आराम से बच्चा कर सकता था। मतलब अगर हम सोचे कि 2000 रैंक टाइप की से ही हम संतुष्ट हैं, 2000-2500 रैंक से संतुष्ट हैं, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप बेटर रैंक के लिए कोशिश करोगे तो आपको थोड़ा कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना पड़ेगा। अब अगर आधे से ऊपर बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका एक्सपोजर अच्छे क्वेश्चंस का होना चाहिए। नॉट दैट कि मुश्किल क्वेश्चन एग्जाम में करने होते हैं, बट थोड़े बेटर क्वेश्चंस करने से एग्जाम में जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो मीडियम क्वेश्चन है, वो आपको डुएबल लगते हैं। आपको भरोसा होता है कि मैं कर सकता हूँ, राइट। तो हमने वीएमसी में तो हम बहुत अच्छा सिस्टम हमने बना के रखा है, पार्ट ए पार्ट बी करके रखा है। और फिर आगे भी असाइनमेंट्स है, जो बच्चे पार्ट बी टाइमली कर लेते हैं उनको और भी असाइनमेंट्स देते हैं। तो हमारा जो पार्ट बी है वीएमसी का, थोड़े वीएमसी के तारीफी कर, वीएमसी की एडवर्टाइजमेंट काइंड ऑफ कर रहा हूँ कि जो बच्चे वीएमसी में तो जानती हैं, खैर जो नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कि आपने अगली आगे छोटे भाई बहन को रिकमेंड कर सकते हो कि जो हमारा पार्ट बी है ना, अगर आप पार्ट बी, और आप मेरी बात पे मत जाओ, आप पार्ट बी उठा के देख लो किसी भी चैप्टर का और उसके एडवांस आर्काइव को देख लो। मेरी बात पे भरोसा करोगे, आप खुद चेक कर लेना, साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व कर लेना कि पार्ट बी की हर कॉन्सेप्ट को कोई बच्चा अगर वीएमसी के पार्ट बी के हर कॉन्सेप्ट को कोई बच्चा अगर अच्छे से ऑब्जर्व कर लेगा ना, तो एडवांस का जो पेपर आ रहा है ना उससे कम 1.25 लेवल की तैयारी तो उसकी हो ही जाएगी। तो डिफिकल्ट का तो पता नहीं यार, ये तो फ्रैंकली डिफिकल्ट की तो गारंटी नहीं है, लेकिन मीडियम क्वेश्चन वो बच्चा एग्जाम में कन्वर्ट कर देगा और इसी तो कर ही देगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जहाँ भी आप पढ़ते हो अच्छे टीचर से पढ़ते होगे, अच्छी जगह पढ़ते होगे, लाइफ में अच्छा ही करोगे। तो जो बच्चे एग्जाम में अपेयर हो चुके हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट, कि आपने एग्जाम में शायद बहुत अच्छा ही किया होगा, रिजल्ट अच्छा ही आएगा और आगे भी लाइफ तो बहुत बड़ी है, कुछ ऊपर नीचे भी होगा तो आदमी संभाल ही लोगे। जिन बच्चों को एग्जाम में अपेयर होना है उनके लिए फुली एनालिसिस थोड़ी सी काम की होगी इन द सेंस कि आपको ये पता चल गया कि आप बिल्कुल ट्रैक पे सही जा रहे हो, जो आपके टीचर्स करा रहे हैं, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो सही ही पढ़ रहे हो। बस क्वेश्चंस करते रहो, रेगुलर करते रहो, दिमाग में थोड़ा कमिट करो चीज़ों को, आइडियाज़ को, सिर्फ एक एक बार करने पे नहीं, रिवाइज करो बार बार। और पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं, मॉक टेस्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा है, जो आखिरी में ज़्यादा इसकी महसूस होगी। अभी तो चलो सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो आप, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा तो टेस्ट का जो टेस्टिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ जानी चाहिए, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो वहाँ पर। हम तो अपना ध्यान रख लेते हैं, बाकी आप लोग अपना ध्यान रख ही लेंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। जो बच्चे पास कर चुके हैं, जो बच्चे 12th में, जो 11th में, या जो छोटे बच्चे भी मान लो देख रहे हैं आगे के लिए, तो सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।